Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 29 of software project management. In the last lecture we have discussed risk mitigation. हमने लास्ट अपनी क्लास में सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो डिफरेंट टाइप के रिस्क्स होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर और रिस्क का किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है और रिस्क को कम करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन कौन सी मेथडोलॉजीज़ हैं और रिस्क का जो एनालिसिस होता है वो हम कैसे करते हैं और रिस्क का एनालिसिस किस तरीके से बेहतर हो सकता है। उसमें हमने डिफरेंट टेक्निक्स को डिस्कस किया था, डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस किया था और हमने उन तमाम टेक्निक्स का एक टेक्निकल कंपैरिजन भी देखा था कि अगर आपके पास डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स हैं तो हर एक प्रोजेक्ट का जो रिस्क का एनालिसिस है वो डिफ़र कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेब डेटाबेसिस का प्रोजेक्ट है तो उसका रिस्क एनालिसिस के लिए और टेक्निक्स होंगी। आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का प्रोजेक्ट है, उसका जो रिस्क एनालिसिस है, उसका जो मेथड है, जो मेथडोलॉजी है वो डिफरेंट होगी। आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स का एक सॉफ्टवेयर आपने डिज़ाइन करना है जिसमें आपने डिफरेंट कंपनीज़ को, डिफरेंट ब्रांचेस को आपस में कम्युनिकेट करवाना है और उसकी कम्युनिकेशन जो है उसके लिए आपने एक सॉफ्टवेयर राइट करना है। तो उसके लिए जो रिस्क होगा, जो उसका एनालिसिस होगा, जो उसमें रिस्क मेथडोलॉजी आप यूज़ करेंगे वो एक डिफरेंट टेक्निक होगी। तो अब एक्चुअली जो हमारा गोल है वो ये गोल है कि किस मेथड के अंदर, किस मेथडोलॉजी के अंदर, किस सॉफ्टवेयर कि किस तरह का जो सॉफ्टवेयर है वहाँ पे आप किस टाइप का रिस्क की टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हम अपने सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग में और डिप्लॉयमेंट में और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको 0% पे नहीं लेके जा सकते क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि जिनको आप जितना मर्जी बेहतर डिज़ाइन कर लें, उसकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप जितनी बेहतर कर लें, लेकिन जो आपकी रिस्क मिटिगेशन होती है आप उसको 0 लेवल पे नहीं ला सकते। एक्चुअली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर या सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर हम जब अपनी डिफरेंट टेक्निक्स को देखते हैं तो एक्चुअली बीइंग अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर हमने ये देखा था कि बहुत सी टेक्निक्स हैं। जिस तरह हमने अपनी स्टार्ट के लेक्चर्स में जब हमने अपने SDLC को डिस्कस किया था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के डिफरेंट मॉडल्स को डिस्कस किया था, तो हमने उन मॉडल्स में ये देखा था कि जो आपके डिफरेंट मॉडल्स होते हैं SDLC के, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के लिए यूज़ होते हैं, कि उसमें आपका स्पाइरल मॉडल है, इंक्रीमेंटल मॉडल है, बोहेम मॉडल है, ठीक है, डिफरेंट आपका वाटरफॉल मॉडल है, डिफरेंट मॉडल्स हैं। हर मॉडल्स के हमने ये देखा था कि कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। कोई भी एक ऐसा मॉडल नहीं था हमारे पास कि हम जिसको ये कहें कि जो 100% कंप्लीट है। हाँ, आप ट्रेड ऑफ करते थे अपनी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के साथ कि जो आपकी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं और उन रिक्वायरमेंट्स की बेस करते हुए आपने कौन सा SDLC मॉडल यूज़ करना है। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के SDLC मॉडल थे तो हमने हर मॉडल्स को डिस्कस किया और बीइंग जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है, बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर वो बेसिकली उन तमाम मॉडल्स को स्टडी करता है, उसको उन तमाम मॉडल्स का कंपैरिजन का आइडिया होता है कि इस मॉडल में ये ड्रॉबैक्स हैं, इसके ये एडवांटेजेस हैं, इसके ये डिसएडवांटेजेस हैं। वो उस मॉडल के बेस के ऊपर चलता है। जहाँ पे उसको एडवांटेजेस ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं और डिसएडवांटेजेस कम नज़र आ रहे होते हैं, बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर वो मॉडल सेलेक्ट करता है। वैसे ही अब हम जब बात करते हैं रिस्क की, तो रिस्क एनालिसिस के अंदर भी जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं। वो हर टेक्निक के बारे में जानता है कि इस टेक्निक को अगर वो डिप्लॉय करता है तो वो कितने % रिस्क को मिनिमाइज कर सकता है
और अगर वो इस मेथडोलॉजी को यूज़ करता है तो वो इतने % आपके रिस्क को मिनिमाइज कर पाएगा। तो ये जितनी भी टेक्निक्स होती हैं रिस्क मैनेजमेंट की, इसमें हमें बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर उसको आइडिया होता है और होना चाहिए। अगर उसको डिफरेंट टेक्निक्स का थॉरली नॉलेज नहीं है, उसकी कंप्लीट फिजिबिलिटी नहीं है, तो फिर क्या होगा कि वो उसका जो कंप्लीट नॉलेज है, जो उसने किस तरह डिज़ाइन करना है, किस तरह उसको डिप्लॉय करना है, वो रिस्क की मेथोडोलॉजी प्रॉपर्ली चूज़ नहीं कर सकता। तो लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली रिस्क एनालिसिस को स्टार्ट किया था। आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हमने डिफरेंट टेक्निक्स देखी थी, डिफरेंट कंपैरिजन देखे थे कि रिस्क को आप किस तरीके से मिनिमाइज करते हैं और किस तरीके से जो है कम करके अपने सॉफ्टवेयर को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उसी लेक्चर को आज हम इंशाल्लाह कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने लास्ट टाइम देखा था कि रिस्क मिटिगेशन प्लान्स। अब आपके पास जो रिस्क मिटिगेशन प्लान्स हैं कि रिस्क मिटिगेशन प्लान्स एड्रेस रिस्क दैट कैन बी अवॉइडेड इन द नियर फ्यूचर। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैंने आपको बात की है कि बेसिकली अगर आप एक लेमैन की एग्जांपल ले लें, एक सिविल इंजीनियर है, वो अगर एक बिल्डिंग को डिज़ाइन करना शुरू करता है, फॉर एग्जांपल वो 10 फ्लोर्स बिल्डिंग है, 10 स्टोरीज बिल्डिंग है, तो उसमें डिफरेंट टाइप के रिस्क हैं कि अर्थक्वेक किस लेवल पे आता है, बिल्डिंग में कितना स्टील होना चाहिए, उसका ग्राउंड लेवल क्या होना चाहिए, उसकी सॉइल टेस्टिंग करनी है कि नहीं करनी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये जब वो टेस्टिंग करता है, उसकी सॉइल टेस्टिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसमें स्टील कितना होना चाहिए, बिल्डिंग की जो बेसिस हैं वो किस तरह की होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें वो बीइंग अ सिविल जो आपका इंजीनियर है वो उसकी रिस्क एनालिसिस को प्रॉपरली करता है। जब वो रिस्क एनालिसिस फाइंड आउट कर लेता है या रिस्क एनालिसिस कर लेता है, उसके बाद वो अपने गोल्स या प्लान सेट करता है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए फर्दर क्या स्टेप्स हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, 2 क्या होगा, 3 क्या होगा, 4 एंड सो ऑन। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं इसको इन द कंटेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। बीइंग अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर, अगर आपके पास एक कंप्लीट आपने एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डिज़ाइन करनी है, फॉर एग्जांपल हम नादरा के लिए कह लेते हैं कि नादरा हमारे पास बहुत बड़ा सिस्टम है, हम उसका एक जो आपका आईडी कार्ड है उसका एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। तो बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर, अब वो सबसे पहले उसके जो डिफरेंट टाइप के रिस्क्स हैं उन तमाम रिस्क को काउंटर डाउन करेगा कि जी रिस्क नंबर 1 ये है, रिस्क नंबर 2 ये है, रिस्क नंबर 3 ये है, रिस्क नंबर 4 ये है, रिस्क नंबर 5 ये है। उन रिस्क को इम्प्रूव करने के बाद, ठीक है, उन तमाम मॉडल्स की स्टडी उसके पास होगी, उसको पता होगा अगर ये मॉडल मैं इसके ऊपर डिप्लॉय करता हूँ तो इसके सक्सेस रेट ये है और इसका फेलियर रेट ये है। मैं अगर ये मॉडल अप्लाई करता हूँ इसका सक्सेस रेट ये है और फेलियर रेट ये है। मैं अगर ये मॉडल अप्लाई करता हूँ तो इसका सक्सेस रेट ये है और फेलियर रेट ये है। अब ये उसके पास डिफरेंट मॉडल्स हैं, वो उन मॉडल्स को यूज़ करते हुए जो बेस्ट मॉडल होता है वो उसको डिप्लॉय करेगा कि इसका सक्सेस रेट क्या है और इसका फेलियर रेट क्या है। यहाँ पे वो एक कंपैरिजन स्टडी उसके पास होनी चाहिए, उसके बाद वो बता पाएगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जो नादरा के लिए हम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं या डेवलप करना चाह रहे हैं उसके अंदर ये रिस्क्स हैं। अब हमारे पास जब वो उन रिस्क को पता होगा और ये मॉडल बेस्ट है, ठीक है, ये इसमें मिनिमाइज रिस्क है और एडवांटेजेस मैक्सिमाइज हैं, तो हम उस मॉडल को सिलेक्ट करके फॉलो करते हैं। मैंने स्टार्ट में आपको ये कहा था कि रिस्क हम मिनिमाइज कर सकते हैं, 0% लेवल पे लाना इम्पॉसिबल सी बात है। तो अब रिस्क मिटिगेशन प्लान्स में हम उन रिस्क को एड्रेस करते हैं दैट कैन बी अवॉइडेड इन द नियर फ्यूचर, जो आपके ड्यूरिंग डिफरेंट फेसेस में आपको फेस हो सकते हैं, ठीक है। आप उनको जो है वो आप उनको कम डाउन करते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, ऑब्टेन ट्रेनिंग टू इम्प्रूव डेवलपर स्किल्स। आपको पता है कि आप जो अपना डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप उसमें PHP और पर्ल और CGI स्क्रिप्ट लैंग्वेज को यूज़ करते हैं और आपको पता है कि जो आपका डेवलपर है वो CGI में थोड़ा सा वीक है, उसके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है। वो पर्ल और PHP में तो बहुत बेहतर है, लेकिन जो CGI की स्क्रिप्टिंग है
उसमें वो स्क्रिप्ट राइटर अच्छा नहीं है, या वो प्रॉपरली स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता, या उसको स्क्रिप्ट लिखने का प्रॉब्लम फेस हो सकता है, तो आप क्या करते हैं वहाँ पे आप जो है उसकी एडवांस में ट्रेनिंग करवा देते हैं कि जब वो उस फेज तक पहुंचे। फॉर एग्जांपल CGI का, यानी आपने सॉफ्टवेयर, हमने डिफरेंट स्टेजेस पढ़ी थी कि हम क्या करते हैं कि हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करते हैं, ठीक है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, ठीक है, जिसको हम SRE कहते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। तो SRE जो है उसके अंदर यही चीज़ें थी कि जब हमने तमाम अपने क्लाइंट से अपनी रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर लिया, गैदर इंफॉर्मेशन कर ली, आफ्टर दैट हमने उन इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर एक डिज़ाइन की तरफ गए कि विच डिज़ाइन इज सूटेबल फॉर दिस सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो उस डिज़ाइन मॉडल को चूज़ करने के, डिज़ाइन से पहले भी आप क्या करते हैं, SDLC जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है वो आपने चूज़ किया, उस SDLC की बेस के ऊपर आप डिज़ाइन बनाते हैं, और डिज़ाइन के बाद आप इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के बाद आप टेस्टिंग की तरफ जाते हैं, और टेस्टिंग के बाद आप उसके रिजल्ट्स और डिप्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं। तो ये डिफरेंट फेसेस हैं, आप हर फेज से जा रहे हैं। तो आपको पता है कि जब हमने उसने कोडिंग की फेज में आना है और उसको CGI स्क्रिप्ट का आइडिया नहीं है, या उसको नहीं पता कि CGI के जो स्क्रिप्ट्स हैं वो किस तरीके से लिखे जा सकते हैं और किस तरीके से वो इम्प्रूव कर सकता है, तो इन दैट केस आप उसको एडवांस में ऑब्टेन ट्रेनिंग टू इम्प्रूव डेवलपर स्किल्स, आप उसको एडवांस में वो ट्रेनिंग करवा दें ताकि उसको आइडिया हो जाए, उसको ना हो जाए कि वो इस ट्रेनिंग को किस तरीके से लेके चल सकता है। ये फर्स्ट पॉइंट है कि जब हम बात करते हैं कि रिस्क मिटिगेशन प्लान एड्रेस रिस्क दैट कैन बी अवॉइडेड in the near future, for example obtain training to improve developer skills. After that, use a faster processor to reduce performance risk, कि देखें जो आपके पास फास्टर प्रोसेसर है टू रिड्यूस परफॉर्मेंस रिस्क, ये सेकंड पॉइंट है कि आप फास्टर प्रोसेसर आप यूज़ कर सकते हैं परफॉर्मेंस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस की जो है, जो डिले है, जो जिटर है, जो इस तरह के फैक्टर्स हैं उनको आप रिड्यूस कर सकते हैं यूजिंग फास्टर प्रोसेसर। इंस्टॉल एंड ऑटोमेटेड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल, देखिए एक तो आपके पास अभी हम जब बात कर रहे हैं कि SPM के बहुत से टूल्स हमने स्टार्ट में डिस्कस किए थे। माइक्रोसॉफ्ट का जो टूल है हमने उसमें डिस्कस किया था कि जो आपका MS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है ये एक टूल है, आपका प्रिंस 2 एक टूल है, आपका प्रीमेरा एक टूल है। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टूल दैट वी कैन यूज फॉर द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो हम ये देखते हैं कि कोई ऐसा ऑटोमेटेड टूल भी है। तो देखिए आपके पास एक तो CLI होती है, कमांड लाइन इंटरफेस, एक आपके पास GUI होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और एक आपके पास मेन्यू बेस होता है कि आपके पास मेन्यू आ रहा है, आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं, आप विंडो इंस्टॉल करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट एरो की से, तो आपको वो ऑटोमेटेड है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि अनअटेंडेड एक होती है, हम जब सॉफ्टवेयर को सॉल्यूशन करते हैं तो जिस तरह विंडोज़ के सॉल्यूशन करते हैं तो एक टेक्निक होती है विंडोज़ में इंस्टॉलेशन में जिसको हम अनअटेंडेड कहते हैं। अनअटेंडेड जो आपकी इंस्टॉलेशन होती हैं वो आपकी वो इंस्टॉलेशन होती हैं जिसमें आपका यूज़र जो है वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता, आप सर्टेन रूल्स और प्रोसीजर्स ऑलरेडी फीड कर देते हैं सिस्टम के अंदर कि ये मेरे रूल्स हैं, ये मेरे प्रोसीजर्स हैं, इन रूल्स और प्रोसीजर्स को आपने यूज़ करना है और इसकी इंस्टॉलेशन करनी है। जस्ट लाइक जिस तरह आपके लार्जर, जिस तरह आपका नादरा की हम बात कर रहे थे, बैंक्स हैं, ठीक है, आपके होटल्स हैं जहाँ पे ऑटोमेटिक बैकअप चल रहा होता है, यानी आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो 24/7 वहाँ पे जो है आपका अवेलेबल नहीं है। तो जो आपका डेटाबेस अप हो रहा है तो आपका अब उसमें बैकअप में भी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, इंक्रीमेंटल बैकअप है, डिफरेंशियल बैकअप है, फुल बैकअप है। तो वो जो बैकअप चल रहा होता है वो साथ साथ आपका बैकअप, आपका सिस्टम का बैकअप ले रहा होता है और सिस्टम के ऊपर उसको इंस्टॉलेशन कर रहा होता है। तो वो आपकी ऑटोमेटेड कॉन्फ़िगरेशन बैकअप भी साथ चल रहा होता है, ठीक है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम उसमें अपना इंस्टॉल कर सकते हैं ऑटोमेटेड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल हम यूज़ करके, तो उसका हम उसको मैनेज कर सकते हैं, उसका बैकअप ले सकते हैं। चेंज द सिस्टम टेस्टिंग प्रोसीजर्स, कि जो हमारे पास टेस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि जिसकी बेसिस के ऊपर हम सिस्टम की टेस्टिंग करते हैं, हम वो पैरामीटर्स भी हमें चेंज करने पड़ते हैं। इट्स डिपेंड प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर आपके पास
एक प्रोजेक्ट है उसकी 2 लोकेशंस का डेटाबेस है तो पैरामीटर्स कुछ और होंगे टेस्टिंग के। एक प्रोजेक्ट है उसकी 10 डिफरेंट लोकेशंस हैं, उसकी टेस्टिंग के पैरामीटर्स कुछ और होंगे। आपके पास एक वेब डेटाबेस है, एक स्टैटिक है, एक डायनामिक है, दोनों के टेस्टिंग पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे। तो ये भी डिपेंड करता है यूजर की रिक्वायरमेंट के ऊपर कि वो किस तरह का सॉफ्टवेयर डिजाइन करवाना चाह रहा है, वो किस तरह का प्रोजेक्ट रन करना चाह रहा है। तो जो आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स हैं, वो भी बेस करते हैं टेस्टिंग प्रोसीजर के ऊपर कि आपको टेस्टिंग किस तरह की करनी है, क्या एनवायरनमेंट है, यूजर की क्या रिक्वायरमेंट है, आउटपुट क्या देनी है। तो हमें सिस्टम टेस्टिंग पैरामीटर या प्रोसीजर्स को भी चेंज करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि प्लान्स आर इंटेंडेड टू अवॉइड फ्यूचर प्रॉब्लम बाय एड्रेसिंग द सोर्सेज ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, कि जो आपके पास प्लान्स हैं आर इंटेंडेड टू, जो आपके किस चीज के लिए यूज होते हैं, टू अवॉइड फ्यूचर प्रॉब्लम्स बाय एड्रेसिंग, ठीक है, बाय एड्रेसिंग द सोर्सेज ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स एज सून एज पॉसिबल, जो आपको फेस हो सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपना रिस्क मिटिगेशन प्लान्स को यूज कर सकते हैं। अब रिस्क मिटिगेशन जो आपका प्लान फॉर्मेट है उसके कुछ स्टेप्स हैं। हम उन स्टेप्स के, वैसे तो कोई भी आप काम करते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं, आप उन प्रोसीजर्स रूल को यूज करके ही सारा काम कर रहे होते हैं। अब वो जो आपके पास डिफरेंट जो आपके स्टेप्स हैं कि जो आपके रिस्क मिटिगेशन प्लान और फॉर्मेटिंग के हैं, तो इसके आपके जो टोटल है इनको हम 1 बाय 1 अभी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से आपके प्लान्स हैं, आपके फॉर्मेट के आपके क्या क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे फर्स्ट वन जो है रिस्क मिटिगेशन प्लान जो है, जो का फॉर्मेट है, इसमें नेम एंड आइडेंटिफाई नंबर, कि उसका नेम क्या है और हमने अगर उसकी नंबरिंग की हुई है तो उसका नंबर क्या है, वो किस पैरामीटर पे आता है। सेकंड क्या है, नेचर ऑफ द रिस्क टू बी मिटिगेटेड, कि किस टाइप का रिस्क है और वो कब मिटिगेट हो सकता है। जो भी आपका नेचर ऑफ द रिस्क है, जो उसकी मिटिगेशन है, वो किस टाइम पे आता है। सेकंड जो स्टेप है वो नेचर ऑफ द रिस्क टू बी मिटिगेटेड है। थर्ड जो हमारे पास है एक्शंस टू बी टेकन, अगर ये रिस्क आ सकते हैं तो इनको मिनिमाइज किस तरह किया जा सकता है, इनको ख़त्म किस तरह किया जा सकता है, क्या पॉसिबल वेज हैं, क्या पॉसिबल स्टेप्स हैं, कौन से एक्शंस हैं, कौन से प्रोसीजर्स हैं जिनको हम फॉलो करके अपने इस रिस्क को कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल पार्टी, जो आपकी रिस्पॉन्सिबल पार्टी है वो कौन सी पार्टी है, ठीक है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबल है उन रिस्क को बेहतर करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए। सोर्सेज टू बी अप्लाइड, कि आपकी रिसोर्सेज कौन कौन सी उसमें यूज हो सकती हैं, कौन कौन सी रिसोर्सेज आपकी अप्लाई हो सकती हैं। ठीक है, जो आपकी रिसोर्सेज उसमें चाहिए, ठीक है, वो जो आप जो अप्लाई करेंगे उस रिस्क को, तो वो आपने देखनी है। वो आपकी प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करती हैं, हर प्रोजेक्ट में डिफरेंट रिसोर्सेज होती हैं जो आप उनको यूज कर सकते हैं। प्रोग्रेस की माइलस्टोन्स के जो एक्चुअली जो सबसे बड़ा हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि किसी भी जो प्रोजेक्ट का फेलियर है, दैट इज टाइम लाइन, दैट इज ड्यूरेशन। 90% प्रोजेक्ट आर फेल ड्यू टू टाइम। ठीक है, वो इसलिए फेल हो जाते हैं कि टाइम बार हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल 2 इयर्स का प्रोजेक्ट है 3 इयर्स में चला जाता है, 4 इयर्स का प्रोजेक्ट है 6 इयर्स में चला जाता है। तो हमारा जो बीइंग जो सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, हमने लास्ट टाइम उसका डाटा भी लिया था कि 81 जो आपके डिफरेंट मैनेजर्स हैं उन्होंने 1130 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया और उसमें उन्होंने ये बताया कि जो सबसे बिगेस्ट इशू है दैट इज टाइम लाइन। कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो आप इन टाइम किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से पैरामीटर्स हैं कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो इन टाइम आपका जो है कंप्लीट हो सके। तो उसके लिए जो आपकी डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं उस प्रोजेक्ट टू टाइम के लिए। तो हमें साथ साथ अपने प्रोजेक्ट की जो माइलस्टोन्स हैं, जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, वो देखनी चाहिए कि अगर आपका एक टास्क था, एक एक्टिविटी थी, वो आपने 2 वीक्स में कंप्लीट करनी है, अब 10 डेज हो गए हैं कंप्लीट नहीं हुई, क्या इश्यूज हैं। कंप्लीशन क्राइटेरिया,
कि जो आपका कंप्लीशन क्राइटेरिया, आप कहते हैं कि ये मेरी एक एक्टिविटी है, इसमें आपके सब टास्क हैं, सब टास्क में टास्क हैं, टास्क में सब टास्क हैं एंड सो ऑन। तो क्या आपकी वो एक्टिविटी कंप्लीट होने का क्या क्राइटेरिया, आपके क्या गोल्स थे, क्या आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट था, कि आप ये समझते हैं कि ये अगर रिजल्ट आ गया है तो मेरी जो रिक्वायर्ड एक्टिविटी है दैट इज कंप्लीट। यानी कंप्लीशन क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। अगर डिफरेंट एक्टिविटीज़ में डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स के बाद आपका एक प्रोजेक्ट है, तो जो आप कहते हैं कि ये मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, जिस आप कहते हैं कि आपका एक सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, तो एक क्राइटेरिया है। आप एक सेमेस्टर में एनरोल होते हैं, डिफरेंट कोर्सेज स्टडी करते हैं, उनके असाइनमेंट्स हैं, क्विज़ेज़ हैं, आप उसका मिड टर्म देते हैं, फाइनल देते हैं, आपकी ग्रेडिंग होती है। फिर एक मिनिमम यूनिवर्सिटी ने क्राइटेरिया डिफाइन किया हुआ है कि अगर आपके इतने मार्क्स आएंगे तो आप इस ग्रेड पे पास हो जाएंगे और आप नेक्स्ट सेमेस्टर में मूव हो जाएंगे। तो ये आपका एक सेमेस्टर का, यानी जो ये भी आपका एक प्रोजेक्ट था जो आपने 4 मंथ में पढ़ा और फिर उसके पेपर्स दिए और नेक्स्ट सेमेस्टर में गए, तो एक क्राइटेरिया है नेक्स्ट सेमेस्टर में मूव करने के लिए, ठीक है। जस्ट लाइक दैट आपके पास जो कोई भी प्रोजेक्ट है, तो जब आप उसको नेक्स्ट फेज में जाते हैं तो आपके पास क्या क्राइटेरिया है, आप किन स्टेप्स के ऊपर उस प्रोजेक्ट को लेके चलते हैं, किस तरह लेके चलते हैं। तो वो जो आपका कंप्लीशन क्राइटेरिया है वो बड़ा ही आपका क्लियर होना चाहिए कि किन पैरामीटर्स पे आपने उसको लेके चलना है। और प्लान कंप्लीशन डेट, कि आपकी जो प्लान है कंप्लीशन डेट, कि आप किस डेट में आपका जो प्रोजेक्ट है वो आप ये समझते हैं कि जो आपने प्लान, वैसे तो आपको मतलब ये पहले भी बताया है कि 90% जो प्रोजेक्ट हैं वो इन टाइम कंप्लीट नहीं होते, लेकिन आपकी एक एस्टिमेटेड टाइम डेट होती है कि आप ये प्रोजेक्ट इस डेट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और ये आपकी आउटपुट आएगी, ये इसका रिजल्ट आएगा, ये चीज़ें हैं। तो वो जो आपकी कंप्लीशन डेट है, जो आपने अपनी प्लान की है कंप्लीशन डेट, वो कंप्लीशन डेट क्या है, ठीक है, वो जो भी आपकी कंप्लीशन डेट है जिसको आपने कंप्लीट करना है वो आपको पता होनी चाहिए। प्लान मस्ट बी periodically reviewed for progress, revised as necessary and tracked to completion। कि जो आपका प्लान है वो आपका periodically आपने उसको प्रॉपरली रिव्यू किया हो, उसकी प्रोग्रेस देखी हो, उसको रिवाइज किया हो, उसके नेसेसरी और जितनी भी आपकी कंप्लीशन है, ट्रैक है, वो सारी चीज़ें आपने उस पर की हों। तो ये रिस्क मिटिगेशन का एक पूरा प्लान था, एक पूरा फॉर्मेट था, ठीक है, जिसके हमने डिफरेंट स्टेप्स देखे हैं। कि फर्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है कि नेम एंड identify number, the second was nature of the risks to be mitigated, third was action to be taken, fourth was responsible party, fifth was resources to be applied, sixth was progress milestone, seventh was completion criteria, eighth was planned completion date। तो ये वो 8 steps हैं जिनको हमने लेके अपने प्रोजेक्ट की तरफ चले हैं। नेक्स्ट है कंटिजेंसी प्लान्स। कंटिजेंसी प्लान्स जो हैं एड्रेस रिस्क दैट मे बिकम प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। फॉर एग्जांपल कि ये वो आपके प्रॉब्लम्स हैं कि जो फ्यूचर में आपको फेस हो सकते हैं, फ्यूचर में आपको एड्रेस हो सकते हैं, इन वजह से आपका प्रोजेक्ट डिले हो सकता है, स्टॉप हो सकता है, कास्टिंग आपकी इंक्रीज हो सकती है, डिफरेंट आपके इश्यूज आपको एड्रेस हो सकते हैं। तो रिस्क ऑफ अ स्केड्यूल डिले इन द फ्यूचर, वी आर करंटली ऑन स्केड्यूल बट वी आर कंसर्न्ड अबाउट लूजिंग अ की स्टाफ मेंबर्स। एक्चुअली जो सबसे बड़ा इन टाइम का जो प्रॉब्लम होता है, जो हमारे यहाँ नॉर्मली पाया जाता है 10 में से 7 सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर, मैं 70% कह रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है कि जब हम अब किसी भी मैन पावर को यानी कंपनी से वो स्विच क्यों होता है, द बेसिक बिहाइंड जो उसकी रीज़न है दैट इज सैलरी। वो जब जॉब स्टार्ट करता है, हम उसकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक पूरी दुनिया में अब बाहर जाएं, या तो जॉब मिलती नहीं है, अगर मिलती है तो उसकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक उसको फिर जो पे है वो किया जाता है। ये नहीं होता कि अगर उसकी क्वालिफिकेशन मास्टर्स है और उसकी अगर $5,000 बन रही है तो वो $2,000 पे हायर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में बैड लक ये है कि जब हमारे ग्रेजुएट्स अपनी डिग्रीज पूरी करके निकलते हैं
कुछ अर्सा वो अप्लाई करते रहते हैं अच्छी जॉब्स के लिए, उन्हें जॉब्स नहीं मिलती, फिर वो फ्रस्ट्रेटेड होना शुरू हो जाते हैं। जब वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो वो अपनी क्वालिफिकेशन से लो लेवल की जॉब पे चले जाते हैं। जब वो लो लेवल की जॉब पे चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल उसने BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है या BS CS की है, उसका स्टार्टिंग में अगर 30,000 बनता है या 35 बनता है, उसको जॉब नहीं मिल रही, वो 15,000 या 20,000 के ऊपर ज्वाइन कर लेता है। जब वो ज्वाइन कर लेता है तो वो साथ साथ वो जॉब तो सिर्फ कर रहा होता है अपनी ट्रांसपोर्टेशन और अपनी पॉकेट मनी के लिए कर रहा होता है। डेफिनेटली कि उसने इतना स्टडी किया है, पढ़ा, तो यानी वो जो उसके एक्सपेंडिचर्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो रहे होते उसके, तो जहाँ ही उसे अच्छी ऑप्शन मिलती है वो स्विच कर जाता है। अगर वो यहाँ 15 में था तो वो 30 में से ऑप्शन मिली, वो 30 में स्विच कर गया, 35 मिली 35 में स्विच कर गया। अब ये जो रीजंस हैं, ये हमारी जो टॉप मैनेजमेंट है वो प्रॉपर प्लान नहीं करती। समटाइम अगर वो उसी एक एम्प्लॉय को जो जिसको उन्होंने 20,000 में हायर किया, अगर उसकी 40,000 सैलरी बनती थी, अगर 40 पे ना 35 पे हायर कर लेते, वो कभी भी स्विच ना करता। और अगर अब ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट इन द मिड या स्टार्ट या किसी भी फेज के ऊपर वो अगर आपका एम्प्लॉय स्किप हो जाता है, वो छोड़ के कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेता है, ठीक है, अब उसने जिस भी फेज पे जिस भी मॉड्यूल पे वो अपना काम कर रहा था, अब आपका प्रोजेक्ट स्टॉप हो गया। अब आप नेक्स्ट जो भी अगर आपको फौरी तौर पे भी अगर आपको एम्प्लॉय मिल जाता है, लेकिन उसका काम समझे में उससे टाइम लगेगा, 1 मंथ 5 वीक्स लगेंगे। अब वो जो डिले आया, तो अगर आप उसकी एवरेज प्लान निकालें तो, और माइट भी अगर वो उसके काम सीखा तो 10 डेज बाद अगर कोई दूसरा बंदा छोड़ के चला जाता है, तो इस तरीके से जो ये चेन बनती है, जो हमारे प्रोजेक्ट की फेलियर रेट है पाकिस्तान के अंदर जो स्पेशली, वो है वेजेस प्रॉब्लम। वेजेस प्रॉब्लम जो है कि जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, जितने भी सीनियर CEOs हैं, वो ये चाहते हैं कि हम मिनिमम कास्ट के ऊपर, बल्कि फ्री कास्ट के ऊपर वो करें। आप देखिए जितनी भी सॉफ्टवेयर हाउसेज में आउटसोर्सिंग होती है, हम कहते हैं जी पाकिस्तान में क्वालिटी नहीं मिलती। क्वालिटी किस से मिले? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। मैं अपना भी सॉफ्टवेयर हाउस एक देख रहा हूँ, तो मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देखता हूँ। अगर एक प्रोजेक्ट 5,000 पाउंड का या $5,000 की हम बात कर लेते हैं, वो एक प्रोजेक्ट वहाँ से जो एक्चुअली कंपनी थी USA की, उसने कहा कि ये एक वेबसाइट है, ये $5,000 में आपने डिज़ाइन करनी। वहाँ पे हमारे पाकिस्तानी भाई ने उसको उस प्रोजेक्ट को विन किया $5,000। यहाँ उसने पाकिस्तान में कॉल की, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस से कंटेक्ट किया कि भाई एक सॉफ्टवेयर है मेरे पास, वो $3,000 में बनेगा। अब जाहिर बात है पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स नहीं है, वो कहेगा यस, उसके लिए वो अब $2,000 तो उसने कुछ नहीं किया, वहां से प्रोजेक्ट जस्ट हैंड किया और आगे दिया, और $2,000 उसने अपनी पॉकेट में रख ली। अब रिमेनिंग रह गए $3,000। अब जो ये $3,000 हैं, ये वो जो सॉफ्टवेयर हाउस वाला है वो उसने डन किया, माइट भी वो भी राइट पर्सन ना हो या उसके पास एक्सपर्टीज ही ना हो, वो आगे छोटे सॉफ्टवेयर हाउस से रब्ता करता है और कहता है जी कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, ये $1,500 में तो तुम्हें मिल जाएगा। वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसके पास काम है ही कोई नहीं बेचारे के पास। $1,500 उसने जेब में रखा, अब $1,500 आगे चला गया। और $1,500 वाला है, अब उसने आगे एम्प्लॉयज भी रखे हुए हैं, काम भी रखा हुआ है, खर्चे भी निकालने हैं, तो वो आपको जो एंड प्रोडक्ट है जारी बात है कि $500 वो भी अपनी जेब में डालेगा, सेविंग करेगा, और $500 उसके खर्चों में डालेगा। तो $500 जो 5,000 प्रोजेक्ट, जो $5,000 का प्रोजेक्ट था, अब वो $500 के अंदर तैयार हो रहा है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो, यानी कि उसमें ये भी होना चाहिए, वो तो उसकी जो कास्टिंग है वो 50,000 है। 5 लाख का प्रोजेक्ट देखें, जब आप एक गाड़ी 5 लाख की लेते हैं या 50,000 की गाड़ी लेते हैं, तो फर्क तो दोनों में होगा ना। तो एग्जैक्टली यही हमारे पास जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, जो उसके प्रॉब्लम्स हैं, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। जो हमारे जो लाइव, मैं आपको ये वो एग्जांपल बताइए जो लाइव एग्जांपल है, जो हमारे पास जितने भी जो इश्यूज हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, उनमें जो लाइव इशू है वो ये एक लाइव आपका इशू है, ठीक है। अब ये जितने भी प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, ठीक है, एक तो इनको ये देखना चाहिए कि, क्योंकि देखें अब एक्चुअली $5,000 का प्रोजेक्ट यानी किस कास्ट के ऊपर हो रहा है, वो आपका जस्ट हो रहा है आपका $500 के ऊपर हो रहा है। अब $500 के ऊपर जो प्रोजेक्ट हो रहा है और $5,000 में, तो उसमें जो क्वालिटी डिफरेंस होगा वो हेल ऑफ डिफरेंस होगा। अब इस डिफरेंस को आप मिनिमाइज किस तरह करना चाहते हैं? डिफरेंट प्लान है आपके पास, ठीक है। अब हम
बात करते हैं कि रिस्क ऑफ स्केड्यूल डिले इन द फ्यूचर। तो एक तो ये है कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो क्यों नहीं आपके पास रहते, नंबर वन इज वेजेस। सेकंड इश्यूज है इको प्रॉब्लम। इको प्रॉब्लम जो है वो ये है कि बहुत से रिस्पेक्ट, अगर आप अपने एम्प्लॉय को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, अगर पे भी अच्छी दे रहे हैं लेकिन अगर रिस्पेक्ट नहीं देंगे, उसको कंपनी में वो स्टेटस नहीं देंगे जिस लेवल पे वो काम कर रहा है, उसको वो क्रेडिबिलिटी नहीं देंगे, तब भी आप अपने एम्प्लॉयज़ लूज़ करेंगे। ये सेकंड इशू है। तो हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू आ जाता है और जो सबसे मेजर इशू आ जाता है वो यही इशू आता है कि हम जो अपने एम्प्लॉयज़ को लूज़ कर रहे हैं, वी आर करंटली ऑन स्केड्यूल बट वी आर कंसर्न अबाउट लूजिंग अ की स्टाफ मेंबर। दैट इज रीज़न। ये आपको जो मैंने बताया है ये रीज़न है कि वाई वी आर लूजिंग अवर स्टाफ मेंबर्स। ठीक है, तो ये जो कंटिजेंस प्लान्स हैं उसके अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू है जिस वजह से आपके सॉफ्टवेयर के अंदर डिलेज क्रिएट होते हैं। अब इन डिलेज को मिनिमाइज करने के लिए, बेहतर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। रिस्क ऑफ इनसफिशिएंट मेमोरी टू इम्प्लीमेंट ऑल एसेंशियल फीचर्स। अब हम जो बात कर रहे हैं कि रिस्क ऑफ इनसफिशिएंट मेमोरी टू इम्प्लीमेंट all essential features on the first day of the project we have sufficient memory but we might not later। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप है। तो कंटिजेंसी प्लान के अंदर ये इश्यूज हैं, इन इश्यूज को भी देखना चाहिए कि रिस्क ऑफ इनसफिशिएंट मेमोरी टू इम्प्लीमेंट ऑल एसेंशियल फीचर्स। तो ये सेकंड इशू है। अब आपके पास जो कंटिजेंस प्लान है, जिस तरह हमने नॉर्मल प्लान की बात की उसका भी एक फॉर्मेट था, इसी तरीके से जो आपके पास कंटिजेंस प्लान है उसका भी एक फॉर्मेट है। एक कंटिजेंस प्लान एड्रेसेस रिस्क फैक्टर्स फॉर विच नो इमीडिएट एक्शन इज वारंटेड अदर देन। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट क्या है कि डिवेलपिंग द कंटिजेंस प्लान एंड इम्प्लीमेंटिंग द रिस्क ट्रैकिंग मेथड। देखिए, आपने प्लान तो बहुत अच्छा बनाया कि जी मेरा जो सॉफ्टवेयर है मैं इसका रिस्क जो है वो इस तरीके से मिनिमाइज करूंगा, मैं इन पैरामीटर्स को देखूंगा, मैं इन पैरामीटर्स को देख के अपना रिस्क लेवल 0 की तरफ लेके जाऊंगा। लेकिन अब रिस्क का जो ट्रैकिंग मेथड है वो आप किस तरीके से करेंगे कि जो आपका ट्रैकिंग मेथड है, ठीक है, वो क्या है, क्या क्या आपके स्टेप्स हैं, आप किन पैरामीटर्स पे आपने रिस्क को ट्रैक करेंगे। तो जो आपका ट्रैकिंग मेथड है, जो आपका ट्रैकिंग के स्टेप्स हैं, दैट शुड बी वेरी क्लियर। ठीक है, एंड इन द प्रॉपर वे कि फर्स्ट यू विल परफॉर्म दिस, देन यू विल परफॉर्म दिस, देन यू विल परफॉर्म दिस एंड सो ऑन। ठीक है, वो जो आपके पास रिस्क ट्रैकिंग मेथड है वो मेथोडोलॉजी क्या है आपके पास। एक्चुअली जो हमारे पास मेथोडोलॉजी है वो मेथोडोलॉजी जो है उसमें हमारे पास बहुत से स्टेप्स आ जाते हैं। ठीक है, हमने उसको इम्प्लीमेंट किस तरह करना है। बाद दफ़ा हम प्लान तो बहुत अच्छा बना लेते हैं लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, उसको डिप्लॉय नहीं कर सकते। तो एक ये भी इम्पोर्टेंट इशू है कि इम्प्लीमेंटिंग द रिस्क ट्रैकिंग मेथड। ए कंटिजेंस प्लान कंटेन्स ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिस्क फैक्टर कि जो आपका रिस्क फैक्टर है उसकी थोड़ा सा उसको डिफाइन करना चाहिए 2-3 लाइंस में। उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, वो किन पैरामीटर्स के ऊपर आपका होता है। द रिस्क ट्रैकिंग मेथड। अब सेकंड क्या है कि जो आपका ट्रैकिंग मेथड है कि आप अपने रिस्क को किस तरीके से ट्रैक करके मिनिमाइज करेंगे। तो जो आपके पास रिस्क का ट्रैकिंग मेथड है वो मेथड के क्या पैरामीटर्स हैं। द प्रॉब्लम ट्रिगर, ठीक है, कि प्रॉब्लम कहाँ पे जनरेट हो रहा है, उसकी ओरिजिनेशन क्या है। द कंटिजेंट एक्शन प्लान, अगर ये प्रॉब्लम है तो ये देखें एक डॉक्टर है वो सिम्टम्स देखता है जी, अच्छा जी आपको ये है, वो उन सिम्टम्स के ऊपर उसके पास एक प्लान है, वो उस प्लान को देख के आपको बता देता है जी अच्छा जी आप ये मेडिसिन ले लें, ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। अब डिफरेंट सिम्टम्स थे, उस सिम्टम्स के ऊपर वो आपको एक प्लान, एक मेडिकेशन देता है। वैसे ही जो आपका प्रॉब्लम है, ठीक है, जो आपका रिस्क फैक्टर है कि जो आपका प्रॉब्लम जनरेट होता है, प्रॉब्लम ट्रिगर क्या आपका कि आपका प्रॉब्लम कहाँ जनरेट हो रहा है, किस फेज पे हो रहा है, कैसे हो रहा है।
और उसका कंटिजेंट प्लान क्या है, उसका जो एक्शन प्लान है, कि जो आपका एक्शन प्लान है, जो आपके स्टेप्स हैं कि आपने पहले स्टेप में ये परफॉर्म करना है, सेकंड स्टेप में ये परफॉर्म करना है, थर्ड स्टेप में आपने ये परफॉर्म करना है। तो जो भी आपके एक्शन प्लान्स हैं वो भी आपको क्लियर होने चाहिए, वो भी आपने किस तरह डिप्लॉय करने हैं, उसकी डिप्लॉयमेंट आपको पता होनी चाहिए। वो जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी कंटिजेंट एक्शन प्लान है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो हर एक प्रॉब्लम के रेजोल्यूशन के जो स्टेप्स हैं, जो उसके रिजल्टेंट आएगा उसके डिफरेंट स्टेप्स होंगे। तो आपने ये भी देखना है कि अगर ये प्लान था तो ये इश्यूज हैं, इसको मैं इस तरीके से जो है वो मिनिमाइज कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट ये तो हमारे पास था जो हमने अपने अभी एक हमने कंटिजेंसी प्लान देखा, एक रिस्क मिटिगेशन प्लान देखा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद जो इसकी की कंटिन्यूशन है वो है क्राइसिस मैनेजमेंट। व्हाट इज क्राइसिस मैनेजमेंट? क्राइसिस मैनेजमेंट एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक पूरा एक आप समझें कि एक और चैप्टर है, एक और एरिया है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। बहुत से लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्राइसिस मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जो आपके पास जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है, ठीक है। अब क्राइसिस मैनेजमेंट, हाउ डू प्रोजेक्ट गेट इनटू क्राइसिस, ठीक है, कि प्रोजेक्ट्स आपके क्राइसिस में किस तरह जाते हैं, क्या क्या इश्यूज होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज, ठीक है। लेकिन हम वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो डिफरेंट ऑथर्स का एक्सपीरियंस है, जो डिफरेंट सीईओज का एक्सपीरियंस है। नंबर वन इज दैट लैक ऑफ अटेंशन टू पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, ठीक है, लैक ऑफ अटेंशन टू पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। सेकंड क्या है कि फोर्सिन बट अनमिटिगेटेड सिचुएशन एंड एन अनएंटिसिपेटेड सिचुएशन, ए फेल्ड कंटिजेंसी प्लान। ये वो 4 पॉइंट्स हैं जो हमने क्राइसिस में देखे, वरना बहुत से और स्टेप्स भी हो सकते हैं। तो हाउ डू प्रोजेक्ट गेट इनटू क्राइसिस? नंबर वन इज दैट क्या रीजन है, जो नंबर फर्स्ट रीजन है दैट इज लैक ऑफ अटेंशन टू पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। हमें इनको आगे फ्यूचर में नेक्स्ट स्लाइड में इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ए फोर्सिन बट अनमिटिगेटेड सिचुएशन, थर्ड एन unanticipated situation, and fourth a failed कंटिजेंसी प्लान। तो ये 4 स्टेप्स हैं, इन 4 स्टेप्स को हम देखते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट के अंदर। प्रोजेक्ट वुड नेवर गेट इनटू क्राइसिस सिचुएशन इफ रिस्क मैनेजमेंट वर 100% इफेक्टिव। देखें यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट की जो पॉइंट है, वो की पॉइंट क्या है कि प्रोजेक्ट वुड नेवर गेट इनटू क्राइसिस सिचुएशन इफ risk management were 100% effective, because the goal of risk management is to respond to potential problem with sufficient leads to avoid crisis. It's a very very important key point. मैं इसको repeat करता हूँ कि problems would never get into crisis situations if risk management were 100% effective, because the goal of risk management is to respond to potential problems with sufficient lead time to avoid crisis. तो ये की पॉइंट था जो क्राइसिस के लिए आप समझें कि समरी कह लें, मेन पॉइंट कह लें आप इसको। हाउ टू रिस्पॉन्ड, अब क्राइसिस तो आ गए, क्यों आए हमने वो देख लिया कि ये इश्यूज हैं जिन वजह से क्राइसिस आते हैं। अब हमें इन क्राइसिस को रिस्पॉन्ड किस तरह करना है, हाउ टू रिस्पॉन्ड टू क्राइसिस, कि जो आपके क्राइसिस हैं उनको हमने रिस्पॉन्स उसका किस तरीके से देना है। नंबर वन, एक्नॉलेज द क्राइसिस, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि आपने उसको एक्नॉलेज किस तरह करना है, कि जो आपके क्राइसिस आए हैं उसकी एक्नॉलेजमेंट, रिप्लाई, आंसर, ठीक है। इन्फॉर्म ऑल कंसर्न पार्टीज, कि जो आया है अब उसके साथ जो जो लोग इन्वॉल्व हैं, डेवलपमेंट वाले, टेस्टिंग वाले, क्वालिटी एश्योरेंस वाले, डिजाइनिंग वाले, डिप्लॉयमेंट वाले, डिफरेंट टीम्स होती हैं सॉफ्टवेयर उसके अंदर, क्वालिटी एश्योरेंस, टेस्टिंग, डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, कोडिंग, इम्प्लीमेंटेशन। तो हर जो कंसर्न पार्टीज हैं जिनका ये इशू है, उन तमाम कंसर्न पार्टीज को आपने इन्फॉर्म किस तरह करना है, किस तरीके से आपने कैसे बताना है। तो वो जो आपने इन्फॉर्म करना है
उन तमाम कंसर्न पार्टीज़ को वो जो आपकी आपने किस तरीके से इन्फॉर्म करना है, कैसे इन्फॉर्म करना है, वो आपकी जितनी पार्टीज़ हैं वो नंबर 1। सेकंड क्या है कि असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड डेलीगेट अथॉरिटी। सेकंड क्या है कि आप उन तमाम को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो असाइन करें और डेलीगेट करें, अथॉरिटी जितनी भी है उनकी डेलीगेशन जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी। प्रोवाइड ऑल नीडेड रिसोर्सेज, कि जितनी भी आपको रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं उसको कंप्लीट करने के लिए वो सारी की सारी आपको जो है उसके अंदर जो है प्रोवाइड होनी चाहिए। वो आपकी अब जितनी भी रिसोर्सेज बनती हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग मील्स एंड स्लीपिंग क्वार्टर्स। समटाइम ये होता है कि जब 24/7 चल रहा होता है तो बहुत से सॉफ्टवेयर आपको पैकेज के अंदर लंच या डिनर या जो भी है वो ऑफर करते हैं। तो आपने ये भी देखना है कि अगर एक एम्प्लॉय की नींद पूरी नहीं हो रही, ठीक है, उसको प्रॉपरली लंच या डिनर नहीं वो वहाँ पे अवेल कर पा रहा, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इससे भी आपकी जो फैक्टर्स है, जो आपकी आउटकम है वो रिड्यूस हो सकती है। रिव्यू स्टेटस ऑन अ डेली बेसिस, के जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जितने भी आपके मॉड्यूल्स हैं, उनका जो रिव्यू है वो आप डेली बेसिस के ऊपर करें। अब वो जो डेली बेसिस के ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है, वो परहैप्स ट्वाइस डेली हम मॉर्निंग इवनिंग कर सकते हैं, ठीक है, हम लंच टाइम पे कर सकते हैं। तो ये एक आपका जो रिव्यू है, जिस तरह प्रोजेक्ट मैनेजर उसको इजी समझता है, जो उसके पास टाइम मैनेजमेंट लाइन बाहर है अपनी, उसके मुताबिक उसको रिव्यू करना चाहिए। ऑपरेट इन बर्न आउट मोड अराउंड द क्लॉक एफर्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऑपरेट इन अ बर्न आउट मोड अराउंड द क्लॉक एफर्ट। एस्टैब्लिश अ ड्रॉप डेड डेट, एक डेडलाइन होनी चाहिए हर मॉड्यूल की, हर एक प्रोजेक्ट की, क्योंकि जब तक डेडलाइन नहीं होगी तब तक आपका प्रोजेक्ट कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो हम जितने भी मॉड्यूल्स बनाते हैं उनके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, हर एक्टिविटी के अंदर जितनी भी टास्क होते हैं, हर टास्क के अंदर जितने भी सब टास्क होते हैं, हम उन एक के लिए एक डेडलाइन क्रिएट करते हैं। उस डेडलाइन के ऊपर आपके सब टास्क, फिर एक्टिविटीज़, फिर मॉड्यूल्स और फिर प्रोजेक्ट। ये एक आपकी हिरार्की होती है कि जो आपका एक प्रोजेक्ट है वो आप सब टास्क से लेकर प्रोजेक्ट तक लेके आते हैं। उसकी जो कंप्लीशन है सब टास्क से लेकर प्रोजेक्ट तक, वो डिफरेंट फेसेस के साथ है, वो आपने किस तरह कंप्लीट करनी है, ठीक है। डेट एट विच वी एक्नॉलेज वी कैन नॉट ओवरकम द क्राइसिस, जब तक हम अपनी डेडलाइंस मीट नहीं करेंगे हम क्राइसिस मैनेजमेंट से नहीं निकल सकते। तो किसी भी प्रोजेक्ट को इन टाइम कंप्लीट करने के लिए, प्रॉपर कंप्लीट करने के लिए जो आपकी क्राइसिस होती हैं, जो आपकी एक्नॉलेजमेंट होती है, वो जब तक आपकी डेडलाइन आप मैच नहीं करेंगे तब तक आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो आपकी डेडलाइंस हैं वो आपको मस्ट मीट करनी चाहिए। आप जब डेडलाइंस प्रॉपरली मीट करते जाएंगे तो आपका प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली जो है वो रनिंग स्टेज में चलता जाएगा। ये था कि हाउ टू रिस्पॉन्ड टू क्राइसिस। Continuous risk management, risk identification, mitigation and development of risk management strategies are important aspects of initial project planning। कि रिस्क को आइडेंटिफाई करना, मिटिगेट करना, डेवलपमेंट है, और जो डिफरेंट आपकी स्ट्रेटजीज हैं वो इम्पोर्टेंट है, प्रोजेक्ट की प्लानिंग के साथ लिंक्ड है। जो आपका प्रोजेक्ट का प्लान है वो किस तरह का है, आप उसको किस तरीके से लेके चलेंगे। रिस्क मैनेजमेंट मस्ट आल्सो बी एन ऑनगोइंग एक्टिविटी थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। कि जो रिस्क मैनेजमेंट है वो आपकी एक ऑनगोइंग एक्टिविटी है थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। जो आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है, ये एक सेकंड पॉइंट है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रिस्क मैनेजमेंट मस्ट आल्सो बी एन ऑनगोइंग एक्टिविटी थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है, जिनको हम एड्रेस करते हैं। न्यू पोटेंशियल प्रॉब्लम आपके रेज हो सकते हैं यहाँ पे। सम पोटेंशियल प्रॉब्लम नेवर मटेरियलाइज, ठीक है, आप उनको कभी भी जो काम नहीं कर सकते। सम पोटेंशियल प्रॉब्लम अपीयर टू बी सॉल्व्ड बट अरेज लेटर इन अ डिफरेंट
गैस। तो ये आपके जो जेस्चर हैं बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स आपको ये लगते हैं कि आपने उसको कम डाउन कर दिया या रिड्यूस कर दिया, लेकिन लेटर आपको स्टेजेस में या लेटेस्ट आपको पता चलता है कि अगर डिज़ाइन में काम किया तो इम्प्लीमेंटेशन में फिर नज़र आ गया, या आपको डिप्लॉयमेंट में नज़र आ गया, या आपको टेस्टिंग में नज़र आ गया, या आपको क्वालिटी एश्योरेंस में नज़र आ गया, तो ये एक इशू है। रिस्क मैनेजमेंट शुड द फोकस ऑफ एवरी डिस्कशन एंड एवरी रिव्यू मीटिंग। तो जो रिस्क मैनेजमेंट है ये शुड द फोकस ऑफ एवरी डिस्कशन, हर डिस्कशन में उसको रिव्यू करना चाहिए, और हर रिव्यू मीटिंग में उसके जो भी प्लान्स हैं, जो भी रिजल्ट्स हैं, वो सारे के सारे बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर को पता होना चाहिए कि मेरे ये प्लान्स हैं, मेरे ये रिस्क हैं, इसको मैं इस तरीके से कम कर सकता हूँ, इस तरीके से कम कर सकता हूँ। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी जो आपकी रिस्क मिटिगेशन हैं, जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है, उस तरीके से आपको मिनिमाइज करना चाहिए। अब हमारे पास ट्रैकिंग ऑफ top n risk factors. Each status review should produce a prioritized top n list of risk factors, action items and contingency plans। ठीक है, ये भी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये कौन कौन से हैं। दिस वीक एंड लास्ट वीक, नंबर ऑफ वीक्स एंड रिस्क फैक्टर्स। दिस वीक हमने कहा 1, लास्ट वीक भी 1 एंड नंबर ऑफ वीक्स 3। और रिस्क फैक्टर क्या था कि स्कोपिंग ऑफ इसमें क्या था कि स्कोपिंग वर्क टू स्केड्यूल एंड रिसोर्सेज, कि आपका स्कोप वर्क क्या है, आपका स्केड्यूल क्या है, कि आपके क्या क्या टास्क हैं, फर्ज किया कि आपका स्कोप ऑफ वर्क क्या है, आपने क्या क्या टास्क पूरे करने हैं, उसके लिए आपने स्केड्यूल क्या रखा कि अगर T1 टास्क 1 है, T2 टास्क 2 है, T3 टास्क 3 है, T4 टास्क 4 है, T5 टास्क 5 है। इन 5 टास्क से आपने जो है वो आपने ये 5 टास्क हैं, इनका स्केड्यूल क्या रखा, हर टास्क का स्टार्ट टाइम क्या है, फिनिश टाइम क्या है, ठीक है, हर टास्क की जो रिसोर्सेज हैं, T1 को कंप्लीट करने के लिए कितनी रिसोर्सेज चाहिए, T2 को कंप्लीट करने के लिए कितनी रिसोर्सेज चाहिए, T3 को कंप्लीट करने के लिए कितनी रिसोर्सेज चाहिए, वो क्या हैं। ठीक है, ये जितने भी फैक्टर्स हैं, ये आपका जो स्कोप वर्क है, जो स्केड्यूल है, जो रिसोर्सेज हैं, ये सारी की सारी आपने लिखनी है। ठीक है, अब सेकंड क्या है, लास्ट वीक 3, नंबर ऑफ वीक्स 2। इसमें जो आपकी स्टाफिंग का प्लान है कि जो आपका स्टाफ प्लान करता है कि उसने फर्स्ट क्या रन करना है, फिर क्या रन करना है, वो सारी चीज़ें। थर्ड, लास्ट वीक नेल, नंबर ऑफ वीक 1। इसमें हम क्या चीज़ डिस्कस करते हैं रिसिप्ट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ वर्क स्टेशन की जितनी इंस्टॉलेशन हैं, सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट हैं, सारी चीज़ें आ जाती हैं। दिस वीक 4, लास्ट वीक 3, नंबर ऑफ वीक 6। अब मेमोरी ओवररन। तो ये हमारे पास ट्रैकिंग आप हम इस तरीके से टॉप एंड जो अपने रिस्क हैं, फैक्टर्स हैं, उनको प्लान कर सकते हैं। अब स्टेटस जो है नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि आपका स्टेटस रिव्यू है, कि जो आपका स्टेटस रिव्यू है, ईच स्टेटस रिव्यू शुड प्रोड्यूस अ स्टेटस रिपोर्ट दैट समराइज, कि जो आपका स्टेटस रिव्यू है वो आपका जो प्रोड्यूस उसको करना चाहिए, उसकी जो उसको समराइज करते हैं। फर्स्ट इज दैट न्यू रिस्क फैक्टर्स, सेकंड इज दैट रिटायर्ड रिस्क फैक्टर्स, थर्ड इज दैट रीसरफेस, जो थर्ड है रीसरफेस रिस्क फैक्टर्स, एंड स्टेटस ऑफ ऑनगोइंग एक्शन आइटम्स, status of ongoing contingency plan, new actions items and contingency plan generated। तो ये हमारे पास डिफरेंट है। फर्स्ट है न्यू रिस्क फैक्टर्स, सेकंड है जो इसमें पॉइंट है रिटायर्ड रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं, रीसरफेस आपके रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, आपका स्टेटस ऑफ ऑनगोइंग एक्शन आइटम्स क्या है, देन आपका स्टेटस ऑफ ऑनगोइंग कंटिन्यूस प्लान क्या क्या है, न्यू एक्शन आइटम एंड कंटिन्यूस प्लान जनरेटेड वीकली भी हो सकते हैं, मंथली भी हो सकते हैं। ठीक है, माइलस्टोन्स क्या हैं, डिपार्टमेंट्स क्या हैं, सीनियर मैनेजमेंट की बेसिस उनके रिव्यूज़, कस्टमर रिव्यूज़, ये सारी की सारी हर एक चीज़ का स्टेटस क्या है, वो कहाँ पे लाई कर रही है, ये हम अपने स्टेटस रिव्यू से फाइंड कर सकते हैं। देन लेवल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, एवरीथिंग्स ब्रोकन। ठीक है, अब जब क्राइसिस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एवरीथिंग ब्रोकन, फिक्स ऑन फेलियर, समथिंग ब्रोक, फिक्स इट, कि अगर आपके पास कोई फेलियर आता है या कोई इशू आता है तो वहाँ पे आप उसको फिक्स करते हैं और आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, डिज़ाइनिंग में कुछ इश्यूज आपको मिले, वो जो आपको इश्यूज मिले हैं उन इश्यूज को आपने एड्रेस किया, फोकस किया, उसको प्लान करके आपने उस
उस इशू को फिक्स किया और उसको आपने कंप्लीट किया। अब फिक्स और फेलियर्स जो हैं, समथिंग ब्रोक, फिक्स इट। रिस्क मिटिगेशन क्या है, व्हाट विल वी डू व्हेन इट ब्रेक्स। क्या रिस्क मिटिगेशन क्या है कि व्हाट वी विल डू व्हेन इट ब्रेक्स, कि जब ये ब्रेक होता है तो हम उस टाइम क्या करते हैं, क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए। प्रिवेंशन में क्या है कि प्रिवेंशन में हाउ कीप इट फ्रॉम ब्रेकिंग, जब वो ब्रेक हो रहा है तो आप उसको किस तरह कंटिन्यू करते हैं। एलिमिनेट रूट कॉजेज क्या है, वाई कुड इट ब्रेक, प्लीज ट्राई फॉर द लास्ट 2 लेवल्स। ठीक है, अब जो आपकी ट्राई हम क्या कह रहे हैं कि प्लीज ट्राई फॉर द लास्ट 2 लेवल्स, कि देखें हमने फिक्स एंड फेलियर किया। रिस्क मिटिगेशन में कहा कि व्हाट विल वी डू व्हेन इट ब्रेक्स, हमें क्या करना चाहिए उस टाइम पे। प्रिवेंशन में हाउ कीप इट फ्रॉम ब्रेकिंग, ठीक है, और एलिमिनेट जो रूट कॉजेज हैं कि व्हाई कुड इट ब्रेक, प्लीज ट्राई फॉर द लास्ट 2 लेवल्स। तो ये आपके लेवल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट है। अब इसमें हमारे पास जो फर्स्ट अप्रोच है रिएक्टिव अप्रोच है। ठीक है, ये जो फर्स्ट अप्रोच है ये हमारे पास जो है, इस अप्रोच को हम कहते हैं रिएक्टिव अप्रोच। और सेकंड क्या है आपके पास, प्रोएक्टिव अप्रोच। तो जो आपके पास रिएक्टिव अप्रोच है, इसके अंदर क्या होता है कि प्रोजेक्ट टीम रिएक्ट्स टू रिस्क व्हेन दे अकर, कि जो प्रोजेक्ट टीम है वो उस टाइम पे रिएक्ट करती है कि जब उसको रिस्क मिलता है। फॉर एग्जांपल उसने काम स्टार्ट किया, प्री प्लान कुछ नहीं होता, ठीक है, वो स्टार्ट करता है, उसको रिस्क नजर आता है, उसको प्लान करता है, उसको मिनिमाइज करता है और स्टार्ट कर देता है, आगे चलता है। मिटिगेशन में क्या है कि प्लान फॉर एडिशनल रिसोर्सेज इन एंटिसिपेशन ऑफ फायर फाइटिंग, कि उससे पता होता है कि अगर ये रिस्क आ सकते हैं तो वो प्री मेच्योर वो रिसोर्सेज डिमांड कर लेता है कंपनी से, सॉफ्टवेयर सीईओ से, कि ये इश्यूज आ सकते हैं, सर्वर डाउन हो सकता है, यूपीएस का इशू आ सकता है, ठीक है, आपका परफॉर्मेंस का इशू आ सकता है, ठीक है, आपके मेन पावर छोड़ के जा सकती है। तो वो उन तमाम रिस्क को मिटिगेट करने के लिए फ्यूचर में ही अपनी एडिशनल जो आपकी रिसोर्सेज होती हैं उनको डिमांड कर लेता है। फिक्स एंड फेलियर के रिसोर्सेज आर फाउंड एंड अप्लाइड व्हेन द रिस्क स्ट्राइक्स, कि आपको जो आपको रिसोर्सेज चाहिए, जो आपको अप्लाई करनी है और जो आपको रिस्क स्ट्राइक्स चाहिए वो आप कर सकते हैं फिक्स एंड फेलियर्स के ऊपर। क्राइसिस मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि फेलियर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू अप्लाइड रिसोर्सेज एंड प्रोजेक्ट इज इन, ठीक है, तो हम इसके अंदर जो है वो फेलियर डज नॉट, वो आपका रिस्पॉन्ड नहीं करता आपकी अप्लाइड रिसोर्सेज के ऊपर। तो ये आपकी थी एक्टिव अप्रोच है। अब आपके पास जो प्रोएक्टिव अप्रोच है, हम उसमें क्या करते हैं, प्रोएक्टिव अप्रोच में हम ये करते हैं कि फॉर्मल रिस्क एनालिसिस इज परफॉर्म्ड, ठीक है, कि जो आप किस स्टेप में, देखिए एक इनफॉर्मल होता है, एक फॉर्मल होता है। हम इसमें देखिए यहाँ पे हमने क्या बात की है कि हमारे पास जब रिस्क आता है तो मतलब कोई फॉर्मल वे नहीं है कि जब ये आया तो हम यूँ कर लेंगे, ये आया तो इस तरह कर लेंगे, ये आया तो इस तरह कर लेंगे। वी हैव नो प्लान, ठीक है, हम प्री प्लान, हमारे पास कुछ भी नहीं है। जबकि प्रोएक्टिव के अंदर हमारे पास एक फॉर्मल रिस्क एनालिसिस हम परफॉर्म करते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है कि करेक्ट द रूट कॉजेज ऑफ रिस्क। अब इसके अंदर जो आपका है क्वालिटी मैनेजर कंसेप्ट एंड जो क्यूएम के कंसेप्ट हैं और जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस है वो देखी जाती है। एग्जामिन, इसमें आप जो एग्जामिन करते हैं जितनी भी रिस्क सोर्सेज हैं दैट लाई बिहाइंड द बाउंड्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है, कि जितने भी हैं जो आपके बाउंड्स हैं, जो चीज़ें आप उसको किस तरीके से कर सकते हैं, और डेवलपिंग द स्किल टू मैनेज चेंज। तो ये आपकी जिसमें आप फॉर्मल वे आपके पास होती है, सारी चीज़ें स्टेप्स आपके पास मौजूद है, वो आपकी एक जो है प्रोएक्टिव अप्रोच है। अब इसके अंदर देखें कि जो हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट का एक प्रोसेस मॉडल है IEEE 1540:2001, जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, कि हम इस मॉडल को किस तरीके से हम जो है यूज़ कर सकते हैं। इस मॉडल के अंदर आप ये देखें कि आपके पास नंबर 1 क्या है, टेक्निकल एंड मैनेजमेंट प्रोसेसेस हैं, ठीक है, ये आपकी इंफॉर्मेशन नीड्स दे रहे हैं। प्लान, उसके बाद आप क्या करते हैं, प्लान एंड इम्प्लीमेंट रिस्क मैनेजमेंट, कि आप उसको प्लान करते हैं, जो भी आपका है ये आपकी सोर्स दे रहा है, इनपुट कर रहा है। मैनेज द प्रोजेक्ट रिस्क प्रोफाइल आपकी होती है, यहाँ से आप एक परफॉर्म करते हैं रिस्क एनालिसिस। इस रिस्क एनालिसिस की बेस के ऊपर और ये आउटकम देता है
ये जो आपके पास प्रोजेक्ट जो आपके रिस्क प्रोफाइल हैं और जो रिस्क एक्शन है ये आपकी परफॉर्म रिस्क आपकी ट्रीटमेंट करती है और यहीं से आप जनरेट कर रहे हैं आउटपुट परफॉर्म रिस्क मॉनिटरिंग और लास्ट में इवेलुएट द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। आप उसको इवेलुएशन कर रहे होते हैं जिसमें आपके पास क्या क्या इनपुट्स आ रही हैं, इंप्रूवमेंट एक्शन की आ रही हैं और प्रोजेक्ट जो आपके रिस्क प्रोफाइल है वो सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये आपके पास रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस मॉडल है जिसको आप जो यूज़ करते हैं। अब टेक्निकल एंड मैनेजमेंट प्रोसेसेस जो हैं इसमें क्या है कि डिफाइन द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स फॉर आरएम। जो रिस्क मैनेजमेंट है कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन नीडेड एंड प्रायोरिटी कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपकी नॉर्मल स्टेक पे है, कौन सी प्रायोरिटाइज करनी है। रिस्क एरियाज ऑफ कंसर्न, आपके क्या क्या रिस्क एरियाज हैं, आपके कंसर्न क्या क्या हैं, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट की पॉलिसीज कौन कौन सी रिक्वायर्ड हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन कौन से फॉलो करेंगे, कौन कौन सी पॉलिसीज हैं। रिस्क का एक्सेप्टेबिलिटी जो थ्रेशोल्ड है कि जहाँ पे आप उसको एक्सेप्टेबल लेवल बना रहे हैं, थ्रेशोल्ड क्या होगा। मेक डिसीजन रिगार्डिंग रिस्क, अगर आपके रिस्क आ रहे हैं, आपके इश्यूज आ रहे हैं तो आप क्या डिसीजन बनाएंगे, किन किन डिसीजन के ऊपर आप उस रिस्क को कम कर सकते हैं, आप उसको मेक कर सकते हैं। तो मेक डिसीजन रिगार्डिंग रिस्क। मेक रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूविंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस कि जो भी आपकी रिकमेंडेशन है टू इम्प्रूव द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है। वो आपकी जो आपकी रिकमेंडेशन है कि आप रिस्क मैनेजमेंट को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, वो जितनी चीज़ें हैं वो भी सारी की सारी आप देखते हैं अपनी टेक्निकल और मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट है प्लान एंड इम्प्लीमेंट रिस्क मैनेजमेंट कि जब आपने प्लान किया है तो अब आपने उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। कि नंबर 1 इज दैट एस्टेब्लिश रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज टू सपोर्ट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय डिसीजन मेकर्स। नंबर 1 हाउ रिस्क मैनेजमेंट इज टू बी परफॉर्म, रिस्क मैनेजमेंट आप किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, क्या पैरामीटर्स चाहिए। व्हाट टूल्स आर टेक्निक्स टू बी यूज्ड, कौन कौन से टूल्स और टेक्निक्स आपको रिक्वायर्ड हैं रिस्क मैनेजमेंट परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब उसमें डिफरेंट टूल्स हो सकते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हो सकती हैं, डिफरेंट मेथोडोलॉजीज आपकी हो सकती हैं। हाउ रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज विल बी कोऑर्डिनेटेड कि आप कोऑर्डिनेट किस तरह करेंगे, जो आपकी डिफरेंट रिस्क मैनेजमेंट की एक्टिविटीज हैं वो आप किस तरीके से कोऑर्डिनेट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास हाउ रिस्क इज टू बी कम्युनिकेटेड, रिस्क आप किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे टीम लीड को, अपने एम्प्लॉयज़ को, जूनियर्स को, सीनियर्स को, प्रोजेक्ट मैनेजर को। अब उसके बाद ये आपके वो क्वेश्चंस हैं कि जब रिस्क आ गया कि आप परफॉर्म कैसे करेंगे, टूल्स और टेक्निक कौन से यूज़ करेंगे, एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं और कम्युनिकेट किस तरह करेंगे। इसके बाद एस्टेब्लिश द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, आप एक कंप्लीट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को एस्टेब्लिश करेंगे और एस्टेब्लिश करने के बाद एस्टेब्लिश रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिस्क मैनेजमेंट कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिस्क मैनेजमेंट की वो आप किस तरीके से आपने एस्टेब्लिश करना है। और असाइन रिस्क मैनेजमेंट रिसोर्सेज के जितनी भी आपकी रिस्क मैनेजमेंट की रिसोर्सेज हैं उन तमाम को आपने किस तरीके से असाइन करना है। एस्टेब्लिश रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इवेलुएशन कि जो आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है उसकी इवेलुएशन का क्या क्राइटेरिया होगा, क्या स्टेप्स होंगे। नेक्स्ट है मैनेज द प्रोजेक्ट रिस्क प्रोफाइल कि अब आपने जो प्रोजेक्ट रिस्क प्रोफाइल है वो कैसे मैनेज करनी है कि क्रिएट अ कंसिस्टेंट करंट एंड हिस्टोरिकल व्यू ऑफ द रिस्क प्रेजेंट एंड देयर ट्रीटमेंट। ये जो आपके रिस्क आ रहे हैं कौन कौन से हैं उनकी ट्रीटमेंट किस तरह करनी है। डिफाइन द टेक्निकल एंड मैनेजरियल रिस्क मैनेजमेंट कंटेक्स्ट रिस्क एरियाज ऑफ कंसर्न कि जो आपके रिस्क एरियाज हैं उनके क्या क्या कंसर्न्स हैं। स्टेक होल्डर्स पर्सपेक्टिव कि जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं या जो उनका पर्सपेक्टिव है वो क्या क्या है। ऑब्जेक्टिव्स, आपके assumptions और आपके कंस्ट्रेंट्स कौन कौन से हैं। अब आपने एस्टेब्लिश करना है एक रिस्क थ्रेशोल्ड, एस्टेब्लिश एंड मेंटेन द प्रोजेक्ट रिस्क प्रोफाइल आपने मेंटेन करनी है और कम्युनिकेट रिस्क का जो स्टेटस है वो जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनको आपने कम्युनिकेट करना है। परफॉर्म
रिस्क एनालिसिस कि जो आपका रिस्क एनालिसिस है वो आप किस तरीके से जो है परफॉर्म करते हैं, उसको परफॉर्म करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं। आइडेंटिफाई रिस्क डिफाइंड बाय रिस्क मैनेजमेंट कंटेक्स्ट के कौन कौन से आपके रिस्क हैं, उनको आपने आइडेंटिफाई किस तरह करना है। एस्टिमेट रिस्क लाइकलीहुड एंड कंसिक्वेंसेस के जितने भी आपके रिस्क हैं वो उनको आपने एस्टिमेट किस तरह करना है। इवेलुएट एंड प्रायोरिटाइज द रिस्क एंड देयर इंटरेक्शन अगेंस्ट थ्रेशोल्ड्स, recommend risk treatment where applicable, document in risk action request, measures of treatment effectiveness and contingency plan। ये सारे के सारे आपके जो रिस्क एनालिसिस हैं आपने उसको किस तरह परफॉर्म करना है, कितने स्टेप्स हैं, क्या चीज़ें हैं, ये आपके वो स्टेप्स हैं। रिस्क ट्रीटमेंट के मैनेजमेंट evaluate risk action requests and determine acceptability of risk। if risk की जो रिडक्शन एक्शंस हैं, if risk की जो भी आपकी रिडक्शन एक्शंस are to be taken, management selects plan, monitors and control treatment to decrease risk exposure। Once a risk treatment has been selected, if a 12207 ये आपका life cycle process is employed, risk treatment is managed using the problem management approach of the management process। If a non-12207 life cycle process is employed, a detailed risk treatment plan must। अब देखें यहाँ पे आपके टू डिफरेंट इश्यूज हैं, वो टू डिफरेंट यहाँ पे आपके पास क्या इश्यूज आ रहे हैं कि अगर लाइफ साइकिल प्रोसेस एम्प्लॉयड है, अगर 12207 लाइफ साइकिल प्रोसेस एम्प्लॉयड है तो रिस्क ट्रीटमेंट इज मैनेज्ड यूजिंग द प्रॉब्लम मैनेजमेंट अप्रोच ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। अगर 12207 लाइफ साइकिल प्रोसेस इज एम्प्लॉयड है तो फिर आपने यहाँ पे 12207 है, और इफ अगर वो नॉन 120 है तो ए डिटेल रिस्क ट्रीटमेंट प्लान मस्ट बी डिप्लॉयड एंड इम्प्लीमेंटेड। तो आपको फिर डिटेल चाहिए। अब परफॉर्म रिस्क मॉनिटरिंग। तो रिस्क मॉनिटरिंग में हम क्या करते हैं कि हम इसमें देखते हैं रिव्यू एंड अपडेट इंडिविजुअल रिस्क स्टेट्स की जितनी भी आपकी हैं इंडिविजुअल हैं उनको रिव्यू करते हैं, उनकी तमाम स्टेट्स देखते हैं और मैनेजमेंट कंटेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, और इसमें असेस करते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्क ट्रीटमेंट कि रिस्क ट्रीटमेंट की आप किस तरीके से उसको बेहतर कर सकते हैं, माहिर कर सकते हैं। सीक आउट न्यू रिस्क, हम ये भी फाइंड करते हैं कि आपके न्यू रिस्क और कौन कौन से आ सकते हैं। और फिर हमारे पास लास्ट में है इवेलुएट द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस कि अब आपके पास जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है, ठीक है, वो किस तरह करना है। कैप्चर RM इंफॉर्मेशन के जो भी रिस्क मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन है उनको कैप्चर करना, उनको असेस एंड इम्प्रूव द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, उनको असेस करना, उनको इम्प्रूव करना। कलेक्ट रिस्क मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, देन उसको असेस द क्वालिटी ऑफ द प्रोसेसेस, जितने क्वालिटी ऑफ प्रोसेसेस हैं उनको असेस करना। उसके अंदर आपने आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट, कौन कौन सी आप उनको आइडेंटिफाई करें कि आप उसको बेहतर किस तरीके से कर सकते हैं। प्रोवाइड फीडबैक टू मैनेजमेंट, जो ऑप्शन बेहतर हैं वो अपने टॉप मैनेजमेंट को दें। मेक इम्प्रूवमेंट टू द प्रोसेस, जितने भी प्रोसेसेस हैं उसको आप किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। और जनरेट लेसन्स लर्न कि जो आपके की पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो आपको नए रिस्क मिले आपने उसको किस तरह टैकल किया, किस तरह मिनिमाइज किया और प्रोजेक्ट को आपने सक्सेस रेट पे कैसे लेके गए, वो आप, ठीक है, उन लेसन्स को हमें लर्न भी करना चाहिए और पूरी टीम में शेयर भी करना चाहिए। तो ये आज का हमारा लेक्चर था रिस्क मैनेजमेंट का, जो हमारा इसमें हमने कंप्लीट डिफरेंट टेक्निक्स देखी, मेथड्स देखे, रिस्क को किस तरह असेस किया जाता है। इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।